अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द साइंस क्लास। आज के इस लेक्चर में हम लोग एनेस्थीसिया को समझेंगे और इस लेक्चर में हम लोग एनेस्थीसिया के टाइप्स और कौन सी ड्रग्स जो है एनेस्थीसिया को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और इन ड्रग्स या अद्वियात का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है उन्हें भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। याद रखना ये लेक्चर हमारे साथ एक ओवरव्यू है। तो सबसे पहले हमारे साथ एनेस्थीसिया है क्या, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप में से बहुत सारे जो है लोग हॉस्पिटल गए होंगे और स्पेशली ऑपरेशन थिएटर्स या ओटीज़ और इमरजेंसी और कैजुअलिटीज़ में आप लोगों ने एनेस्थीसिया को सुना होगा। और जो सबसे पहला चीज़ आपके जहन में आ जाता है वो है बेहोशी। यानी कि डॉक्टर हजरात जब सर्जरी परफॉर्म कर रहे होते हैं तो पेशेंट का बेहोश होना, तो उन्हें हम लोग कहते हैं एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया दरअसल दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है। नंबर 1 एन, जिसका मतलब है विदाउट, और दूसरा लव है एस्थेटीज, जिसका मतलब है सेंसेशंस, या आप कह सकते हैं परसेप्शन, यानी कि परसेप्शन के बग़ैर या सेंसेशन के बग़ैर, यानी कि एहसास के बग़ैर। कौन सा एहसास? दर्द का हो या होश का हो या मसल मूवमेंट का हो। एनेस्थीसिया का मतलब ये है लॉस ऑफ सेंसेशंस, या और बेहतर तरीके से हम लोग इसे डिफाइन करें, एनेस्थीसिया हमारे साथ मेन प्रोसेस है। So this is actually the process of blocking the perception of pain and other sensations. बाकी sensations में जिसके हमारे साथ है consciousness। ओके, सिंपलेस्ट डिफिनेशन यही है, यानी कि जो दर्द का एहसास है और होश, इन दोनों के ख़त्म होने को हम लोग कहते हैं एनेस्थीसिया। आइए इस डेफिनेशन को थोड़ा जो हम लोग और एडवांस्ड तरीके से समझते हैं कि एनेस्थीसिया हमारे साथ है क्या। एनेस्थीसिया एक्चुअली यहाँ पर मैं इसे स्टार्ट कर लेता हूँ। एनेस्थीसिया हमारे साथ एक रिवर्सिबल कंडीशन है। So this is a reversible condition, या आप कह सकते हैं स्टेट, जो कि होता है एनेस्थेटिक्स की वजह से। So this is induced by anesthetics, यानी कि वो अद्वियात जो एनेस्थीसिया को इंड्यूस कराएं उन्हें हम लोग एनेस्थेटिक्स कहते हैं। So induced by anesthetics, तो ये एनेस्थेटिक्स एनेस्थीसिया को प्रोड्यूस कैसे करते हैं? सो दीज एनेस्थेटिक्स एक्चुअली दे काज रिडक्शन और कंप्लीट लॉस ऑफ रिस्पॉन्स टू पेन और अदर सेंसेशंस। मिसाल के तौर पर हमारे पास बाकी एहसासात में से जिसके हमारे पास होश है, कॉन्शियसनेस है, या आपके साथ मसल मूवमेंट है, मसल मूवमेंट, ठीक है। तो ये एनेस्थेटिक्स क्या करेंगे? हमारे साथ जो पेन के लिए रिस्पॉन्स है, हमारा जो जवाब है उसे कम करेगा या ख़त्म करेगा, या बाकी जो सेंसेशंस है जैसे होश है उसे भी ख़त्म करेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं एनेस्थीसिया। याद रखना ये एक रिवर्सिबल कंडीशन है। बेहोश हुआ पेशेंट, फिर दोबारा होश में आएगा। क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि हम डॉक्टर हजरात चाहते हैं कि मरीज़ का हम लोग एक रिलैक्स मूड के साथ सर्जरी परफॉर्म कर सकें। सो दिस इज़ एक्चुअली डन ड्यूरिंग सर्जरी, और यू कैन से अनदर और अदर इन्वेजिव प्रोसीजर्स और अदर इन्वेजिव
प्रोसीजर क्या मतलब है? इन्वेजिव प्रोसीजर में बहुत सारे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स भी हो सकते हैं, या लेट्स सपोज मुझे एक माइनर सा कट यहाँ पर लगा है, तो इस एरिया को मैं जब स्टिच करूँगा या इसे मैं टांके लगाऊँगा, तो यहाँ पर टांके लगाने से पहले मैं इस एरिया को जो है लोकलाइज्ड तरीके से जो है इस इलाके को मैं यहाँ पर जो है जो दर्द का एहसास उसे मैं ख़त्म करूँगा। तो यहाँ पर मैं एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाऊंगा, तभी मैं स्टिच कर पाऊँगा। तो ये प्रोसीजर मेरे साथ एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बॉडी को क्या कर रहे होते हैं, इन्वेड कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली व्हाट हमारे पास ये एनेस्थीसिया है। क्या है? रिवर्सिबल कंडीशन है, एनेस्थेटिक्स की वजह से है, जो कि पेन और कॉन्शियसनेस को लूज़ करवाएगा। ठीक है, ओके। याद रखना हमारे पास एनेस्थीसिया में बेसिक जो है 5 कंपोनेंट्स होते हैं। सो द कंपोनेंट्स ऑफ एनेस्थीसिया दे आर 5। नंबर 1 एनाल्जेसिया, नंबर 2 amnesia, number 3 hypnosis, number 4 we have relaxation, and then homeostasis। क्या मतलब है? हमारे पास सबसे पहला कंपोनेंट है एनेस्थीसिया का, वो है एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया का मतलब है कि जब हम लोग इस काबिल ना हो कि हम लोग पेन को महसूस कर सकें, यानी लॉस ऑफ पेन को हम लोग कहते हैं एनाल्जेसिया। हम लोग होश में होते हैं लेकिन हमें पेन का एहसास नहीं होता, इसे हम लोग कहते हैं एनाल्जेसिया। सो देयर इज़ नो पेन। और नेक्स्ट हमारे पास एमनीजिया। ओके, सो हियर वी डोंट हैव पेन। ओके, एमनीजिया का मतलब है आप लोग को पता है कि जिसका सर्जरी हो रहा होता है उन्हें नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, या जब सर्जरी हो भी जाए तभी उसे याद नहीं रहता कि मेरे साथ हुआ क्या था। तो दिस लॉस ऑफ मेमोरी का लॉस होना, इसे हम लोग कहते हैं एमनीजिया। नेक्स्ट हमारे साथ हाइप्नोसिस बिल्कुल मरीज़ इस हालत में होता है जिसके वो सो रहा होता है, तो ये स्टेट ऑफ स्लीप है, बिल्कुल उसी तरह ही है, लेकिन ऐसा स्लीप जिसमें वो कुछ सुन भी सकता है और रिस्पॉन्ड भी कर सकता है। सो दिस इज़ जस्ट लाइक स्लीप। नेक्स्ट है रिलैक्सेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मरीज़ को सर्जरी करने के दौरान हम लोग चाहते हैं कि वो रिलैक्स रहे, वो कंफ्यूज्ड या नर्वस ना हो। नेक्स्ट है फिर हमारे पास होम्योस्टेसिस ये है कि सर्जरी परफॉर्म करते वक्त मरीज़ जो है बिल्कुल इक्विलिब्रियम में होगा, उनके बॉडी फंक्शंस बिल्कुल बैलेंस होंगे, ब्रीथिंग वगैरह बराबर होगा। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द एनेस्थीसिया। तो ये हमारे साथ बेसिक जो है 5 कंपोनेंट्स थे किस चीज़ के हमारे साथ, एनेस्थीसिया के। तो इन 5 कंपोनेंट्स को हम लोग नाम देंगे एनेस्थीसिया। अब हमारे साथ जो एनेस्थीसिया है, जो कि एक रिवर्सिबल कंडीशन है, एनेस्थेटिक्स की वजह से होगा, ये दरअसल हमारे साथ कितने टाइप्स का होता है। तो हमारे साथ जो एनेस्थीसिया है, एनेस्थीसिया बेसिकली हमारे साथ मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला टाइप है हमारे साथ लोकल एनेस्थीसिया। नंबर 1 वी हैव जनरल एनेस्थीसिया, और नेक्स्ट है हमारे साथ लोकल एनेस्थीसिया। ओके, क्या फ़र्क है इन दोनों में? जनरल एनेस्थीसिया वो एनेस्थीसिया है जिसमें हमारे साथ जो है हमारा बॉडी जो है मरीज़ का कम्प्लीटली बेहोश हो जाए, उसे कोई होश नहीं रहता। तो दिस इन जनरल एनेस्थीसिया पेशेंट इज़ एक्चुअली इन द स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस। तो यहाँ पर क्या होगा, पेशेंट बेहोश होगा, अनकॉन्शियसनेस होगी। और लोकल एनेस्थीसिया हमारे साथ हम लोग जो है पेशेंट बेहोश नहीं होता, हमारे साथ एक लेट्स सपोज हैंड पर मुझे कोई माइनर से इंजरी हुई है, तो हम लोग नहीं चाहते कि पेशेंट को बेहोश कराएं, सिर्फ हम लोग क्या करेंगे कि इस लोकलाइज्ड या टारगेटेड स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बॉडी को हम लोग नम करेंगे। तो इस एरिया से हम लोग जो दर्द का एहसास है उसे हम लोग ख़त्म करेंगे। सो इन लोकल एनेस्थीसिया एक्चुअली वी नम specific, or you can say localized area of the body. So we numb the specific
एरिया ऑफ बॉडी। ओके, अब जनरल एनेस्थीसिया को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे साथ जो ड्रग्स होते हैं वो है हमारे साथ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इसे ग्रे कलर से। तो हमारे साथ इसके जो ड्रग्स होते हैं वो हमारे साथ है जनरल एनेस्थेटिक्स। और लोकल एनेस्थीसिया को प्रोड्यूस करने के लिए जो ड्रग्स होते हैं वो है हमारे साथ लोकल एनेस्थेटिक्स। ओके, आते हैं जनरल एनेस्थीसिया की तरफ। और जनरल एनेस्थीसिया जिसमें पेशेंट बेहोश हो जाता है ताकि उसको सर्जरी जो है बिल्कुल रिलैक्स मूड से हो जाए, ये हमारे साथ बेसिकली 4 स्टेजेस में होता है। तो हमारे साथ जो जनरल एनेस्थीसिया के जो स्टेजेस हैं, हमारे साथ जो जनरल एनेस्थीसिया के जो स्टेजेस होते हैं वो 4 हैं हमारे साथ। ओके, नंबर 1 जो पहला स्टेज है हमारे साथ जनरल एनेस्थीसिया में, सो हाउ मेनी स्टेजेस? 4 स्टेजेस आर देयर। सबसे पहला स्टेज है हमारे साथ इंडक्शन। और दूसरा स्टेज है हमारे साथ एक्साइटमेंट। और फिर तीसरा स्टेज हमारे साथ सर्जिकल एनेस्थीसिया। और फिर 4th स्टेज हमारे साथ वो है मेड्यूलरी पैरालिसिस। ओके, सबसे पहला हमारे साथ है इंडक्शन का स्टेज, यानी कि जो जनरल एनेस्थीसिया जिसमें पेशेंट अभी बेहोश होने जा रहा है, जो सबसे पहला स्टेज है वो है इंडक्शन। इंडक्शन में हमारे साथ क्या होता है? इंडक्शन का मतलब है कि जो पेशेंट है वो स्टेट ऑफ कॉन्शियस से चला जाए स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस में। होश में था, बेहोश हुआ, ठीक है। तो इस स्टेट को हम लोग नाम देंगे इंडक्शन। और नेक्स्ट स्टेज हमारे साथ है एक्साइटमेंट। और इस स्टेज को मैं यहाँ पर ब्लू से जो है लिख लेता हूँ। तो एक्साइटमेंट में क्या होगा? एक्साइटमेंट का हमारे साथ दूसरा नाम है डिलीरियम। डिलीरियम का क्या मतलब है? एक ऐसा स्टेट हो जिसमें पेशेंट ये क्लियरली नहीं सोच सकता है और नहीं बोल सकता है। वो शाउट भी कर सकता है और वो जो है वायलेंट भी हो सकता है, एग्रेसिव गुस्से में भी हो सकता है, कुछ भी बोल सकता है। सो डिलीरियम इज एक्चुअली द स्टेट द पेशेंट कैन नॉट थिंक और स्पीक क्लियरली, सो दैट इज कॉल्ड डिलीरियम। इस स्टेज में हम लोग चाहते हैं कि पेशेंट का ब्रीथिंग, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर ये सारे हम लोग इसको एक्सेलरेट करवाएं, इसको हम लोग एक्साइट करवाएंगे या एक्सेलरेट करवाएंगे। तो हमारे साथ ब्रीथिंग जो है ये एक्सेलरेट होगा और हार्ट रेट, जो हार्ट का रिदम है वो इंक्रीज़ होगा और इसी तरह हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज़ होगा। ये कैसे इंक्रीज़ होंगे, कैसे एक्साइट होंगे? हमारे सीएनएस में इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं, जो ये न्यूरॉन्स जो है इन तीनों के जो है इनहिबिशन कर रहे होते हैं। तो होगा कैसा इनका एक्साइटमेंट? इन इनहिबिटरी न्यूरॉन्स को हम लोग रोक देंगे। जब ये इनहिबिटरी न्यूरॉन्स रुक जाएंगे तो उसकी वजह से इनहिबिशन नहीं होगा। जब इनहिबिशन नहीं होगा तो ये सारे क्या हो जाएंगे? एक्साइट हो जाएंगे। क्योंकि सर्जरी परफॉर्म करते हुए पेशेंट को हम लोग उनको जो है हम लोग बेहोश तो करना चाहते हैं, लेकिन उनका ब्रीथिंग फिर भी बरकरार रहता है ताकि वो सांस ले सके, जिंदा रह सके। तो दिस वाज अबाउट द सेकंड स्टेज। नेक्स्ट स्टेज हमारे पास है सर्जिकल एनेस्थीसिया। सर्जिकल एनेस्थीसिया हमारे साथ क्या है? सर्जिकल एनेस्थीसिया हमारे साथ थर्ड स्टेज है, बड़ा क्रूशल स्टेज है। नाम से जाहिर है सर्जिकल, यानी कि ये आइडियल स्टेज है फॉर द
परफॉर्मेंस ऑफ सर्जरी, इसमें हम लोग सर्जरी करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। सो दिस इज़ द आइडियल स्टेज फॉर द सर्जरी। और यहाँ पर जो मसल टोन है और इसके साथ साथ जो रिफ्लेक्सेस है, रिफ्लेक्सेस से क्या मतलब है, हम लोग क्या मुराद लेते हैं। लेट सपोज़ मैं आपका जो है एक बच्चा है वो एक गर्म चीज़ को जो है हाथ लगाएं तो क्या होगा, वो जल्दी से हाथ को पीछे कर लेता है, तो ये हमारे साथ क्या है, रिफ्लेक्स है। तो ऑपरेशन करने के दौरान जो मसल टोन है और रिफ्लेक्सेस है वो सारे ख़त्म हो जाते हैं या ग्रेजुअल लॉस हो जाते हैं इनके, ठीक है। और साथ में पेशेंट जो है फुली अनकॉन्शियस होता है और साथ में वो सर्जरी के लिए बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव होता है, उसका सर्जरी के लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। और इसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है सर्जिकल एनेस्थीसिया में वो ये है कि पेशेंट का जो ब्रीथिंग या रिस्पिरेशन है वो बिल्कुल बरकरार रहता है ताकि पेशेंट ज़िंदा रह सके। याद रखना जो सर्जिकल एनेस्थीसिया है ये मज़ीद 4 प्लेन्स पर मुश्तमिल है जो कि यहाँ पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, प्लेन 1, 2, 3 एंड 4। और ये हमारे साथ ये जो सर्जिकल एनेस्थीसिया है जिसमें हम लोग सर्जरी परफॉर्म करते हैं और हम लोगों ने जो दवाई दी है, जो एनेस्थेटिक दी है, उसका मिकदार हम लोग बहुत ही केयरफुली मॉनिटर करेंगे ताकि ये इसका जो डोज़ है वो इंक्रीज़ ना हो जाए। इन केस इसका डोज इंक्रीज़ हो जाए तो ये 4th स्टेज में जा सकता है। इसे मैं रेड से लिख लेता हूँ, ख़तरनाक स्टेज है जिसका नाम है हमारे साथ मेड्यूलरी पैरालिसिस। मेड्यूलरी पैरालिसिस हमारे साथ क्या है, ओवरडोज स्टेज है, ओवरडोज स्टेज है। जब एनेस्थेटिक या दवाई बहुत ज़्यादा हुआ तो आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये दोनों ब्लॉक हो जाएंगे। जब सांस लेने का अमल और दिल ने धड़कना ये दोनों जो है काम करने जो है इन्होंने छोड़ दिए तो पेशेंट का एब्सोल्युटली क्या हो जाएगा, पेशेंट जो है वो अल्लाह को प्यारा हो सकता है, वो परवास कर सकता है, तो पेशेंट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है। So that was actually about the 4th stage, and that is medullary paralysis. So again, this was all about the 4 stages of anesthesia. First one was induction. The patient will go from the state of consciousness to the state of unconsciousness. और next हमारे साथ excitement, जिसमें हम लोग चंद एक प्रॉपर्टीज़ को एक्साइट करवाएंगे। फिर थर्ड है सर्जिकल एनेस्थीसिया जो कि सर्जरी के लिए आइडियल स्टेज है, मेडुलरी पैरालिसिस जिसमें डेथ हो सकती है। अब आते हैं जनरल एनेस्थीसिया के तो स्टेजेस ये हैं और क्या है जिसमें अनकॉन्शियसनेस होती है, कौन कराएंगे, वो जनरल एनेस्थेटिक्स कराएंगे। तो जनरल एनेस्थेटिक्स हम लोग फिर वहाँ पर कवर करेंगे। इससे पहले अब आते हैं लोकल एनेस्थीसिया की तरफ। लोकल एनेस्थीसिया है क्या और इसके लिए जो ड्रग्स रिस्पॉन्सिबल है लोकल एनेस्थेटिक्स वो क्या है और वो किस तरह काम करते हैं। लोकल एनेस्थेटिक्स दरअसल हमारे साथ स्पेशलाइज्ड ड्रग्स होते हैं जो कि एनाल्जेसिया प्रोड्यूस करेगा या जो पेन को लोकलाइजली जो है कम करवाएगा। ये लोकल एनेस्थेटिक्स टारगेट करते हैं सारे न्यूरॉन फाइबर्स को, स्पेशली इन न्यूरॉन फाइबर्स को ये टारगेट करते हैं जो शॉर्ट होते हैं। नंबर 1 शॉर्ट फाइबर्स, और ऑफ कोर्स ये ऐसे फाइबर्स है जो एफेरेंट है, जो मैसेज को कैरी करेगा सीएनएस की तरफ। लेट्स सपोज मुझे यहाँ पर इंजरी हुई थी, अब यहाँ पर जो पेन का सिग्नल है वो सीएनएस के पास जाएगा कि मुझे पेन हो रहा है। जब मैं ये एनेस्थीसिया लगवाऊंगा तो ये पेन का जो सिग्नल है ये एफरेंट है तो ये यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा, तो ये एफरेंट पर काम कर रहा है। और नेक्स्ट हमारे साथ ये ज़्यादातर माइलिनेटेड पर काम कर रहा होता है। माइलिनेटेड जो कि जो श्वान सेल्स की तरह होते हैं वो जो है न्यूरॉन के एक्सॉन को जो है कवर करा ताकि एक्शन पोटेंशियल थोड़ा तेज़ी से जाइए। अब लोकल एनेस्थेटिक्स जो है इन पर काम कर रहे होते हैं और नॉर्मली ये जो लोकल एनेस्थेटिक्स हमारे साथ ये अनआयोनाइज्ड होते हैं। ये लोकल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं, ये लोकल एनेस्थेटिक्स ये होते हैं अनआयोनाइज्ड। अब अनआयोनाइज्ड का फ़ायदा क्या है, अनआयोनाइज्ड जब ये होंगे तो इसका
ड्रग का मतलब ये है कि हमारे पास लिपोफिलिक ड्रग है। लिपोफिलिक का मतलब ये है कि जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है वो भी लिपिड बाइलेयर है, तो इसका सेल मेम्ब्रेन के लिए जो परमिएबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। सो परमिएबिलिटी विल बी मोर फॉर द सेल मेम्ब्रेन। और यही लोकल एनेस्थेटिक जैसे ही सेल के अंदर जाएगी, ठीक है, ये जो लोकल एनेस्थेटिक है जब ये सेल में एंटर होगा, न्यूरॉन हमारे साथ, तो ये लोकल एनेस्थेटिक जो है अब आयनाइज्ड बन जाएगा। इसे ये अनआयनाइज्ड फॉर्म से कन्वर्ट हो जाएगी इनटू आयनाइज्ड। और आयनाइज्ड का मतलब ये है कि ये हाइड्रोफिलिक ड्रग है। हाइड्रोफिलिक का मतलब ये है कि ये लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन के लिए इसकी परमेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, ओके, आपको बिल्कुल ठीक तरह से ये समझ आ जाएगा। अब जो लोकल एनेस्थेटिक्स है, लेट्स सपोज इसमें हमारे पास एग्जांपल्स है लोकल एनेस्थेटिक्स में, जिसका हमारे पास एक लोकल एनेस्थेटिक में एक दवाई का नाम है हमारे पास लाइडोकेन, जिसका दूसरा नाम है लिग्नोकेन। और इसी तरह हमारे साथ जो पहला डिस्कवर हुआ था, इसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ लोकल एनेस्थेटिक्स में, वो हमारे साथ है कोकेन। और इसी तरह प्रोकेन जो कि अनकॉमन है, इसी तरह रोपिवेकेन, मैपिवेकेन और ब्यूपिवेकेन, ये सारे हमारे साथ क्लासिफिकेशन है लोकल एनेस्थेटिक्स का। लास्ट में हमारे पास है एक टेट्राकेन। ओके, हम लोग फॉर द टाइम बीइंग सपोज करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हम लोगों ने चूज़ कर लिया लाइडोकेन को, जिसका दूसरा नाम है लिग्नोकेन। तो अब हम लोग ये सीखेंगे कि ये जो लाइडोकेन है या लिग्नोकेन है, ये किस तरह लोकली पेन को जो है ख़त्म करवाएगा। ठीक है, तो इस लाइडोकेन का एक ब्रांड नेम हमारे साथ और भी है, जिसके ज़ाइलोकेन के नाम से आता है। तो हम लोग सपोज करते हैं यहाँ पर हम लोगों ने कौन सा जो है लोकल एनेस्थेटिक इस्तेमाल की, वो है लिग्नोकेन। तो यहाँ आते हैं इस न्यूरॉन की तरफ, हमारे साथ ये डेंड्राइट्स है और ये डेंड्राइट्स नर्व इम्पल्स को जो है कंडक्ट करेगा टुवर्ड्स द सेल बॉडी। ये मतलब हमारे साथ जो सिग्नल है उसे रिसीव करेगा टुवर्ड्स द सेल बॉडी, और फिर सेल बॉडी से ये जो एक्शन पोटेंशियल है या पेन का जो सिग्नल है वो इस एक्सॉन के थ्रू जाएगी टुवर्ड्स द नर्व टर्मिनल या एक्सॉन टर्मिनल। तो ये हमारे साथ एक्सॉन है, और जाहिर सी बात है ये क्या है, हमारे साथ मेम्ब्रेन है। तो ये एक्सॉन के मेम्ब्रेन को हम लोगों ने यहाँ पर बड़ा करके दिखाया है, और इस एक्सॉन का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम लोग यहाँ पर बड़ा करके दिखा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर, ये हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन है जो कि लिपिड बाइलेयर है, और यहाँ पर हमारे साथ ये चैनल्स है। तो ये यहाँ पर जो है ये एक्सॉन का इनसाइड हमारे साथ आ गया, तो ये इनसाइड द न्यूरॉन है, और ये हमारे साथ क्या है यहाँ पर आउटसाइड द न्यूरॉन। ओके, अब जब भी एक्शन पोटेंशियल यहाँ से जो है वो कंडक्ट हो रहा होता है या जनरेट हो रहा हो, तो यहाँ पर जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आगे की तरफ ये मूव करेगा, तो यहाँ पर होगा क्या कि ये सोडियम जो है इन्फ्लक्स करेगा इनटू द सेल, और सोडियम के इन्फ्लक्स होने की वजह से इनसाइड द सेल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास डीपोलराइजेशन होगी, जिसे हम लोग कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। ओके, तो ये हमारे साथ क्या है, एक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल होंगे, और एक्शन पोटेंशियल होने की वजह से क्या होगा, हमें पेन का जो है वो सिग्नल मिलेगा। ठीक है, तो पेन होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, ये लोकल एनेस्थेटिक, लेट्स सपोज हम लोगों ने लिग्नोकेन उठाई। ठीक है, तो ये हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक है। ठीक है, हमारे पास क्या है, लोकल एनेस्थेटिक है, और ये हमारे पास अनआयनाइज्ड फॉर्म में है। ठीक है, और ये सेल मेम्ब्रेन के लिए क्या था, परमिएबल था, तो इसकी परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी, तो ये सेल मेम्ब्रेन को जो है ईजिली क्रॉस कर पाएगा। ठीक है, जब ये ईजिली यहाँ पर क्रॉस कर लेगा तो क्या होगा, यहाँ इनसाइड द न्यूरॉन एसिडिक है, ये हमारे साथ क्या है, एसिडिक है।
जब ये एसिडिक नेचर है तो ये लोकल एनेस्थेटिक अंदर आ करके जो है ये हो जाएगा आयोनाइज्ड। आयोनाइज्ड, अब इसका क्या मतलब है कि ये लोकल एनेस्थेटिक जो आयोनाइज बन चुका है, अब ये जो है सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं कर पाएगा क्योंकि ये लेस परमिएबल है। तो ये लोकल एनेस्थेटिक जा करके, यही सोडियम चैनल यहाँ पर मैंने दिखाया है, इस सोडियम चैनल को जो है अंदर की जानिब से, ये लोकल एनेस्थेटिक है हमारे साथ, तो ये लोकल एनेस्थेटिक अंदर की जानिब से इस चैनल को जो है प्लग कर लेगा, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो सोडियम एंटर हो रहा था अब वो एंट्री सोडियम की नहीं होगी। ठीक है, सोडियम की एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो ये लोकल एनेस्थेटिक का जो अनआयनाइज्ड फॉर्म है यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये सोडियम की एंट्री नहीं होगी। जब सोडियम की एंट्री नहीं होगी तो पॉजिटिव आयन अंदर नहीं आएगा, जिसकी वजह से डिपोलराइजेशन नहीं होगी, एक्शन पोटेंशियल्स नहीं होंगे और हमें अल्टीमेटली पेन महसूस नहीं होगा। तो यही हमारे टारगेट भी था कि हम लोग लोकली इस एरिया को नम कर सकें और हमें कोई पेन जो है महसूस ना हो सके। तो ये आई होप इट मेड अ सेंस। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है एक और इसके साथ टेक करता चलो एक मालूमात, वो है हमारे साथ एक टॉक्सिन। हमारे साथ एक फ़िश है जिसका नाम है पफर फिश। ये पफर फिश क्या करता है, एक टॉक्सिन रिलीज़ करता है जिसका नाम है टेट्राडोटॉक्सिन, TTX। अब ये टॉक्सिन जो है हमारे लिए अच्छा नहीं होता क्योंकि ये TTX बिल्कुल इस लोकल एनेस्थेटिक की तरह काम कर रहा होता है, इस नशे की दवाई की तरह काम कर रहा होता है। ठीक है, तो ये TTX जो है ये पेड़ हमारे साथ लोकल एनेस्थेटिक्स जो थे, ये जो है ट्रांस मेम्ब्रेन जो सोडियम चैनल है उसे अंदर की जानिब से ब्लॉक करवा रहा था, लेकिन ये TTX जो है ये सोडियम चैनल को जो है आउटसाइड से जो है ब्लॉक कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे दिखा देता हूँ। तो ये हमारे साथ क्या है, TTX। ठीक है, तो ये TTX जो है हमारे साथ क्या कर रहा होता है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन सोडियम चैनल को आउटसाइड से जो है ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से अगेंस्ट सोडियम की एंट्री नहीं होगी। सो आई होप इट मेड सेंस। अब आते हैं हम लोग लास्ट ग्रुप ऑफ एनेस्थेटिक्स की तरफ, वो है जनरल एनेस्थेटिक्स। जनरल एनेस्थेटिक्स को हम लोग कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर, जो कि मेनली हमारे साथ तीन जो है ग्रुप्स पर मुश्तमिल होता है। सो वी हैव ओवर हियर जनरल एनेस्थेटिक्स। ओके, सो जनरल एनेस्थेटिक्स। ओके, जनरल एनेस्थेटिक्स मेनली हमारे साथ जो है तीन ग्रुप से मुश्तमिल होता है। ठीक है, हमारे साथ जो जनरल एनेस्थेटिक्स है वो तीन ग्रुप से मुश्तमिल होता है। सबसे पहला ग्रुप हमारे साथ है ग्रुप 1 जनरल एनेस्थेटिक्स, और नेक्स्ट हमारे साथ है ग्रुप 2 जनरल एनेस्थेटिक्स, और लास्ट में हमारे साथ लास्ट ग्रुप ऑफ एनेस्थेटिक्स जो है हमारे साथ है ग्रुप 3 जनरल एनेस्थेटिक्स। ओके, ग्रुप 1 जनरल एनेस्थेटिक्स में हमारे साथ है, इसमें हमारे साथ है IV, यानी जिसे हम लोग इंट्रावेनस यूज़ कराएंगे, वो IV एटोमिडेट प्रोपोफोल और बार्बिचरेट्स या बार्ब्स। और नेक्स्ट हमारे साथ जो ग्रुप 2 जनरल एनेस्थेटिक्स है वो हमारे साथ है, ओके, तो ये हमारे साथ ग्रुप 1 जनरल एनेस्थेटिक्स है, इसे भी मैं यहाँ पर ग्रीन कर लेता हूँ। और नेक्स्ट हमारे साथ जो रेड कलर से है वो ग्रुप 2 जनरल एनेस्थेटिक्स है, जिसमें हमारे साथ है IV केटामीन और इनहेलेशनल गैसेस, जिसमें हमारे साथ इनहेलेशनल एजेंट्स हमारे साथ, जैसे कि है हमारे साथ पहला गैस है जिसका नाम है हमारे साथ
नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस, ठीक है। ये ऐसा गैस है जो इनहेल करने के बाद बंदा जो है हंस भी सकता है। और नेक्स्ट है हमारे साथ जीनोन, और लास्ट में हमारे साथ है साइक्लोप्रोपेन। ओके, और फिर जो है लास्ट में जो हमारे पास ग्रुप 3 जनरल एनेस्थेटिक्स है, उसमें हमारे साथ है, इसे मैं ग्रे से यहाँ लिख लेता हूँ, उसमें हमारे साथ है हेलोजिनेटेड वोलेटाइल एनेस्थेटिक्स। ऐसे एनेस्थेटिक्स है जो कि वोलेटाइल है और हेलोजिनेटेड भी है। हेलोजन का मतलब ये है, लेट्स सपोज कि उसमें हमारे साथ क्या होगा, फ्लोरेन होगा, फ्लोरेन, जिसका एक एग्जांपल हमारे पास आइसोफ्लोरेन। इसी तरह एक और ग्रुप 3 जनरल एनेस्थेटिक का नाम है डेसफ्लोरेन, सेवोफ्लोरेन एंड एनफ्लोरेन। और एक और मशहूर ग्रुप 3 जनरल एनेस्थेटिक का नाम है हेलोथेन। ओके, तो ये सारे हमारे साथ ग्रुप 3 जनरल एनेस्थेटिक्स के नाम है। अब इनके काम क्या है और हम लोग कौन से फेज़ में इस्तेमाल करेंगे, इसे हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे और फिर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को यहाँ पर समझेंगे। जो ग्रुप 1 जनरल एनेस्थेटिक्स है, इसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंडक्शन फेज़ में। इंडक्शन का फेज़ अगर आपको याद हो, स्टेज जिसमें पेशेंट कॉन्शियस था और वो क्या हुआ, वो पेशेंट अनकॉन्शियस हुआ, यानी कि बेहोश हुआ। तो इसके लिए हम लोग इंडक्शन फेज़ में ग्रुप 1 जनरल एनेस्थेटिक्स इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ये काम कहाँ करता है, ये काम करता है ऑन गाबा ए रिसेप्टर, गामा इमाइनो ब्यूटारिक एसिड टाइप ए। और ये हमारे साथ 5 सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है, 2 अल्फ़ा, 2 बीटा और 1 गामा। तो इस गाबा रिसेप्टर पर काम करके जो है ग्रुप 1 जनरल एनेस्थेटिक जो है अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन परफॉर्म करता है। और नेक्स्ट हमारे साथ है ग्रुप 2 जनरल एनेस्थेटिक। तो ये हमारे साथ पोटेंट होते हैं इंडक्शन फेज़ को जनरेट करवाने में, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे साथ है ग्रुप 2 जनरल एनेस्थेटिक। याद रखना, इसे हम लोग एनाल्जेसिया में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एनाल्जेसिया को प्रोड्यूस कराने के लिए हम लोग ग्रुप 2 जनरल एनेस्थेटिक्स का जो है मदद लेते हैं, यानी कि इसे हम लोग एनेस्थीसिया को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मेंटेनेंस, ठीक है। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो 2 रिसेप्टर पर है। एक है NMDA, एन मिथाइल डीएस्पर्टेट, और नेक्स्ट रिसेप्टर हमारे साथ है, यहीं पर मैं लिख लेता हूँ, 2,4 डोमेन पोटाशियम चैनल। और लास्ट में जो हमारे पास हेलोजिनेटेड वोलेटाइल एनेस्थेटिक्स है, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बिल्कुल डाइवर्स है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं इमोबिलिटी, यानी कि मोबिलाइजेशन पेशेंट ना कर सके, इसको प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो डाइवर्स है। ये गाबा रिसेप्टर पर भी काम करता है, बिल्कुल ग्रुप 1 एजेंट्स की तरह। और ये जो है ग्रुप 2 जनरल एनेस्थेटिक्स की तरह जो है वो NMDA रिसेप्टर पर भी काम करता है, और इसी तरह 2,4 डोमेन पोटाशियम चैनल पर भी काम करता है, ठीक है। तो इन 3 रिसेप्टर्स पर ये काम कर सकता है। ओके, अब हम लोग आते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो ग्रुप 1 जनरल एनेस्थेटिक्स है। ओके, याद रखना, जो ग्रुप 2 जनरल एनेस्थेटिक्स है, ग्रुप 3 जनरल एनेस्थेटिक्स है, और इसमें स्पेशली ये इनहेलेशनल और ये दोनों इनहेलेशनल रूट से हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसे हम लोग सांस के ज़रिए इसे इस्तेमाल करवाते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये रूम टेम्परेचर पर ये गैसेस है और ये रूम टेम्परेचर पर ये क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग इस्तेमाल कराने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एटोमाइज़र इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसे हम लोग इस्तेमाल करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, फिर एटोमाइज़र। और ये तो जाहिर सी बात है गैसेस है, ठीक है, तो इनहेल करते हैं इन दोनों को, ठीक है। ओके, अब आते हैं हमारे पास ग्रुप 1 जनरल एनेस्थेटिक्स की तरफ। ओके, ये जो भी हमारे पास जनरल एनेस्थेटिक्स है, ये काम कैसे करते हैं? ये काम करते हैं, लेट्स सपोज एनाल्जेसिया या एमनेसिया
या हमारे पास जो हाइप्नोसिस है उसे प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये कहाँ पर काम करते हैं, सीएनएस पर काम करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना लेता हूँ। तो एक छोटा सा डायग्राम मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। तो हमारे पास लेट्स सपोज, ठीक है, ओके और जो है ये हमारे साथ स्पाइनल कॉर्ड हो गई, और ये हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या है, सीएनएस है। तो ये सीएनएस के इन पार्ट्स पर काम करके जो है अपना एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारे पास इन पार्ट्स में शामिल है यहाँ पर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, और हमारे साथ है थैलेमस, और यहाँ पर दो और एरियाज़ है जिसका नाम है हिपोकैम्पस और एक और एरिया यहाँ पर हमारे पास है एमिग्डाला, और यहाँ पर एक और जो है सेंटर है जिसका नाम है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, और यहाँ पर हमारे साथ क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये वो एरियाज़ है सीएनएस में जिन पर ये जनरल एनेस्थेटिक जो है काम कर रहे होते हैं। ये हमारे पास क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, ओके, ग्रुप 1 जनरल एनेस्थेटिक्स की तरफ आते हैं। हमारे साथ गाबा रिसेप्टर है। अब गाबा रिसेप्टर में ये लेट्स सपोज हमारे पास नर्व टर्मिनल है और ये विजाइकल है। इस विजाइकल में हमारे पास जो है एक केमिकल मैसेंजर है और वो है हमारे साथ गाबा। ये एक गाबर्जिक न्यूरॉन है, इनहिबिटरी न्यूरॉन है। तो ये विजाइकल इस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के साथ बाइंड होगा, तो ये गाबा हमारे पास प्री और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में मौजूद होता है। तो यहाँ पर बाइंड होकर के ये गाबा को रिलीज़ करवाएगा और ये बाइंड होगा गाबा रिसेप्टर के साथ। तो ये हमारे पास गाबा ए रिसेप्टर है। ये गाबा ए रिसेप्टर जो है लाइगेंड गेटेड चैनल है। ये गाबा रिलीज़ होते ही यहाँ पर जब बाइंड होगा, इसके लाइगेंड के बाइंड होते ही ये चैनल ओपन हो जाएगी। इस चैनल के ओपन होने की वजह से क्लोराइड जो है वो इनसाइड द सेल मूव कर लेगा। ठीक है, क्लोराइड जब इनसाइड द सेल नेगेटिव आयन क्लोराइड मूव करेगा तो अंदर की जानिब सेल क्या हो जाएगा, हाइपर पोलराइज। हाइपर पोलराइज का मतलब है कि एक्शन पोटेंशियल्स नहीं होंगे और सिग्नल जो है जो आगे की तरफ फॉरवर्ड होगा वो नहीं होगा। अब हमारे साथ ये ग्रुप 1 जनरल एनेस्थेटिक्स कैसे काम करते हैं। ये ग्रुप 1 जनरल एनेस्थेटिक्स जो है, ग्रुप 1 जनरल एनेस्थेटिक्स जो है हमारे साथ ये आ करके, लेट्स सपोज ग्रुप 1 जनरल एनेस्थेटिक्स है, वो यहाँ पर आ करके इसी जो 5 सब यूनिट्स है गाबा ए रिसेप्टर का, वो उसके साथ बाइंड हो करके जो है इस क्लोराइड चैनल का जो ओपनिंग है, यहाँ पर जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन ऑफ ओपनिंग, इसे प्रोलॉन्ग करवाएगा। ज़्यादा देर के लिए जो है पोटाशियम क्लोराइड चैनल ओपन होगा, जिसकी वजह से मोर एंड मोर क्लोराइड विल गो इनसाइड द सेल और सेल मज़ीद हाइपर पोलराइज हो जाएगी और एक्शन पोटेंशियल्स नहीं होंगे। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ द ग्रुप 1 जनरल एनेस्थेटिक्स वर्क। सो आई होप दिस मेरे सेंस। अब आते हैं ग्रुप 2 जनरल एनेस्थेटिक्स की तरफ। ग्रुप 2 जनरल एनेस्थेटिक्स हमारे साथ काम कर रहे होते हैं NMDA और 2,4 डोमेन पोटाशियम चैनल पर। ठीक है, ओके, ये NMDA रिसेप्टर में इसे यहाँ पर कट ऑफ कर लेता हूँ मैं सिर्फ आसानी के लिए। जो है यहाँ पर एक मेम्ब्रेन मैंने ड्रॉ की। लेट सपोज ये अलग हमारे साथ रिसेप्टर्स हैं और इन रिसेप्टर्स पर काम करने के लिए हमारे पास सबसे पहले है NMDA रिसेप्टर और वो है यहाँ पर हमारे साथ, यहाँ पर NMDA रिसेप्टर है।
और यहाँ पर काम करने के लिए सबसे पहला जो नॉर्मली, अब इस मैकेनिज्म को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो नर्व टर्मिनल है और ये जो NMDA रिसेप्टर है कहाँ होते हैं, ये हमारे साथ होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। और स्पाइनल कॉर्ड में होने की वजह से ये रिस्पॉन्सिबल होगा पेन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है पेन प्रोसेसिंग के लिए। तो ये कहाँ होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे साथ लेट्स सपोज इस वेसिकल में केमिकल मैसेंजर इस बार है ग्लूटामेट, जो कि स्टिमुलेटरी है, ग्लूटामेट, ठीक है। और ये ग्लूटामेट यहाँ पर जब बाइंड होगा और उसके बाद ये जब यहाँ पर रिलीज़ होगा तो ये आ करके अपने NMDA रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा। जब ये NMDA रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, चूंकि ये स्टिमुलेटरी रिसेप्टर है, इस NMDA रिसेप्टर के थ्रू जो है कैल्शियम की जो है इन्फ्लक्स होगी। कैल्शियम जो है सेल के अंदर मूव करेगा। जब कैल्शियम अंदर की जानिब मूव करेगा तो क्या होगा, सेल अंदर की जानिब पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं डीपोलराइजेशन। इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, एक्शन पोटेंशियल मिलेगा, ठीक है। और एक्शन पोटेंशियल्स या नर्व इम्पल्स यानी कि पेन हमें फील होगा, ठीक है। अब ये एन ग्रुप 2 जनरल एनेस्थेटिक्स किस तरह काम करते हैं। हमारे पास केटामीन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जीनोन है या साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है। ये किस तरह काम करेंगे, ये एजेंट जो है आ करके यहाँ जो NMDA रिसेप्टर है, ठीक है, यहाँ पर जो ग्रुप 2 जनरल एनेस्थेटिक्स है, इन पर आकर के ये इन्हें जो है इनहिबिट करेंगे, ठीक है। जब ये इनहिबिशन होगा तो उसकी वजह से जो कैल्शियम अंदर आ रहा है, अब वो कैल्शियम की एंट्री नहीं होगी। तो कैल्शियम की एंट्री नहीं होगी तो सेल के अंदर जो है पॉजिटिव आयन नहीं आएंगे। जब पॉजिटिव आयन नहीं आएंगे तो क्या होगा, डीपोलराइजेशन नहीं होगी, एक्शन पोटेंशियल नहीं होंगे और हमें पेन का सिग्नल नहीं मिलेगा, ठीक है। Okay, sorry. So this was all about the group 2 general anesthetics working on the NMDA receptor. Next हमारे पास है 2-port domain potassium channel. सिंपल है, यहाँ पर ये हमारे पास पोटाशियम चैनल है और ये एजेंट्स जो है इसको एक्टिवेट करा करके यहाँ से किसको रिलीज़ करवाएंगे, यहाँ से जो है पोटाशियम की इफ्लक्स काज करवाएगा, जिसकी वजह से पोटाशियम लीव करेगा सेल से। जब पोटाशियम लीव कर रहा है, पोटाशियम पॉजिटिव आयन है, जब पॉजिटिव आयन लीव कर रहा है या पॉजिटिव आयन अंदर नहीं आ रहा है, दोनों केसेस में सेंस वही बनता है कि सेल अंदर की जानिब क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, डीपोलराइजेशन नहीं होगी, एक्शन पोटेंशियल नहीं होगी और पेन महसूस नहीं होगा। सो आई होप इट मेड सेंस। अब ग्रुप 3 जनरल एनेस्थेटिक्स की तरफ आते हैं। बिल्कुल उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। काम करेगा गाबा रिसेप्टर पर, बिल्कुल यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जिसकी वजह से ड्यूरेशन ऑफ ओपनिंग क्लोराइड के लिए ज़्यादा होगा, क्लोराइड अंदर आएंगे तो इनहिबिट होगा। या NMDA रिसेप्टर पर, जिसके यहाँ पर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, यहाँ पर कैल्शियम का इन्फ्लक्स बंद होगा। और इसी तरह 2-port डोमेन पोटाशियम चैनल है, जिसकी वजह से पोटाशियम बार लीव करेगा। तो ऑल केसेस में क्या होगा कि हमें पेन सिग्नल नहीं मिलेगा। ओके, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस एक लास्ट ड्रग यहाँ पर जो है हम लोग सेपरेटली डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है हमारे साथ यहाँ पर डेक्समेडिटोमेडिन। ये हम लोग अलग कैटेगराइज करते हैं डेक्समेडिटोमेडिन, और ये बिल्कुल बाकी ड्रग्स हम लोग अलग जो है कैटेगराइज करता है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है बिल्कुल बाकी एनेस्थेटिक्स जो है वो यूनिक है। और यूनिकनेस इसका ये है कि इसकी वजह से रिस्पायरेटरी डिप्रेशन नहीं होगा, ठीक है, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन या मिडुलरी पैरालिसिस था वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमें जब ये नहीं मिलेगा, और ये काम कहाँ करता है, ये अल्फ़ा-2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पर काम करता है। ये अल्फ़ा-2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हमारे साथ होते हैं स्पाइनल कॉर्ड एंड CNS में, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में होता है या CNS में। ओके, ये अल्फ़ा-2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के साथ ये हमारे पास जो डेक्समेडिटोमेडिन है यहाँ पर बाइंड हो करके, ठीक है, क्या करेगा, अपना एक्शन शो करेगा। इसकी वजह से ये एक्शन कैसे शो होगा कि ये जो है आ करके इस वेसिकल में हमारे साथ दरअसल क्या है, नॉरएपिनेफ्रिन है, और इस नॉरएपिनेफ्रिन का जो रिलीज़ है यहाँ पर इसे इनहिबिट कर देगा। तो यहाँ पर जो नॉरएपिनेफ्रिन है वो बाहर नहीं आएगी। जब नॉरएपिनेफ्रिन बाहर नहीं आएगी तो इसका जो एक्शन पोटेंशियल है वो नहीं होगा, ठीक है। सो ये सिंपल से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। ओके,
So this was all about the anesthesia and types of anesthesia and the drugs used for the anesthesia, or what were the mechanisms of actions of these anesthetics. एनेस्थीसिया एक रिवर्सिबल कंडीशन है, एनेस्थेटिक्स की वजह से होता है, और जो कि हमारे पास जनरल भी हो सकते हैं, लोकल भी हो सकते हैं. जनरल अनकॉन्शियसनेस प्रोड्यूस करेंगे और लोकल जो है टारगेटेड एरिया में जो है नमनेस काज करवाएगा. और इसमें हमारे साथ जो जनरल एनेस्थीसिया था वो जो है 4 स्टेज में हो रहा था. हमारे साथ जो है इंडक्शन था, एक्साइटमेंट थी, सर्जिकल एनेस्थीसिया और मिडुलरी पैरालिसिस. और इसके अलावा जो हमारे पास इसके एजेंट्स थे वो 3 ग्रुप्स में थे, ग्रुप 1, 2 एंड 3. और लोकल एनेस्थेटिक्स भी हमारे साथ लोकलाइजली जो है सोडियम चैनल को जो है इनसाइड से जो है वो इनहिबिट करवा रहा था. सो आई होप यू पीपल डिड एंजॉय एंड आई होप इट हेल्प यू अ लॉट एंड आई होप इट मेड अ सेंस. इफ यू पीपल डिड एंजॉय, सो प्लीज़ press the like button and please do subscribe to our YouTube channel, The Science Killer, and is always Science Killers. Thanks for the listening and stay blessed.